गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की इस मुलाकात में, चर्चा में। सभी मित्र आ जाए भैया। आज के इस केस लॉ सीरीज में हमारी जो बातचीत होगी, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से संबंधित ही ये केस लॉ है जिस पर आज हम करने वाले हैं चर्चा। तंजौर आपका तंजौर परमानेंट बैंक वर्सेस रंगाचारी का ये केस है, इस पर हमारी ये बातचीत होने वाली है। मटेरियल अल्टरेशन को लेकर ये केस है। सेक्शन 87 सेक्शन 88 से ये प्रभावित होता है केस, इस पर आज हमारी चर्चा होने वाली है। पहले इस सीरीज के विषय में बता दूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे मित्र हैं जो पहली बार इस सीरीज से जुड़ रहे होंगे। देखिए, लास्ट के एक एग्जामिनेशन में आपसे केस लॉ पूछा गया, इस वजह से हमारा ये प्रयास हुआ कि आपके साथ केस लॉ सारे डिस्कस कर लीजिए। जितने भी इंपॉर्टेंट केस लॉ बीआरबीएल में है, बीआरबीएल में कई सारे केस लॉज आपको देखने को मिलेंगे, तो बीआरबीएल में जो केस लॉज है उन पर डिस्कशन कर लिया जाए, इसलिए पूरी एक सीरीज ही आपके साथ शुरू कर दी गई। इस सीरीज में जितने भी इंपॉर्टेंट केस लॉ हैं उन पर मैं एक एक करके बातचीत कर रहा हूं। अभी हमारी जो बातचीत हो चुकी है, मैं केस लॉस की बात करूं तो मोहरी बीबी धर्मोदास केस लॉ की बातचीत हो चुकी है। पीएमएल एक्ट 2002 पर जितने भी केसेस हैं उन पर हमारी बातचीत हो गई, चाहे वो इंपेक्स गैलेक्सी का केस हो, चाहे वो हरिनारायण जी का केस हो, चाहे वो ड्रग रिलेटेड केस हो, इस पर हमारी पूरी बातचीत हो चुकी है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर भी इसके पहले हम बातचीत कर चुके हैं, ये सारी चर्चा हम लोगों ने कर ली है। तो और इसके अलावा मार्दिया केमिकल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2004 का जो केस है, सरफेसी एक्ट से संबंधित जो केस है, जिसमें 75% प्री डिपॉजिट की जो कंडीशन थी उसको हटाया गया था, सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में जो पहले था सरफेसी अधिनियम में, उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था। तो ये सारे केसेस पर हमारी बातचीत हो चुकी है। तो आपके लिए इसीलिए सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एक ही जगह पर आपको ये सारे केस लॉ मिल जाएंगे। क्लियर है? आज जिस केस लॉ की हम बात करेंगे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से संबंधित है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में भी किस मामले से रिलेटेड है? ये मटेरियल अल्टरेशन से संबंधित है। अब इस केस लॉ पर, छोटा सा ही केस लॉ है, लेकिन इस केस लॉ पर बात करने के पहले इसका बेसिक क्या है, किस हिस्से में ये केस लॉ जा रहा है, मटेरियल अल्टरेशन होता क्या है, इसको हम देख लेते हैं। पहले मैं आपको मटेरियल अल्टरेशन मुजबानी बता देता हूं, फिर हम सेक्शन 87, सेक्शन 88, सेक्शन 89 ये सब देख लेंगे। सेक्शन 89 वैसे बैंकों के फेवर में, अगर बैंक गुड फेथ में पेमेंट करता है, अगर मटेरियल अल्टरेशन ऐसे नेकेड आई से देखने से पता नहीं चलता है और बैंक ने पेमेंट कर दिया है गुड फेथ में, तो बैंकों को वहां प्रोटेक्शन मिलता है। खैर, सेक्शन 89 की चर्चा है। पहले हम समझ लेते हैं कि मटेरियल अल्टरेशन होता क्या है और मटेरियल अल्टरेशन से ही संबंधित केस। अब एक एक करके मेरी बात को सुनते चलिएगा, फिर हम आगे इस पे केस लॉ पर भी आपसे चर्चा करने वाले आज ही। देखिए, मटेरियल अल्टरेशन का मतलब होता है किसी भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई ऐसा चेंज किया गया, जैसे एग्जांपल के तौर पर चेक को ले लें, तो अगर एग्जांपल के तौर पर चेक को ले रहे हैं, तो चेक में अगर कोई ऐसा परिवर्तन किया गया है जिससे उस चेक के पेमेंट होने की कंडीशन, दो चीजें इसमें आपको ध्यान रखना है। मटेरियल अल्टरेशन का मतलब होता है कोई महत्वपूर्ण चेंज करना। मटेरियल अल्टरेशन यानी कोई बहुत महत्वपूर्ण चेंज अगर किया गया, तो एग्जांपल के तौर पर चेक को ले रहे, तो अगर चेक में मटेरियल अल्टरेशन हुआ है, तो मटेरियल अल्टरेशन का मतलब यह हुआ कि अगर कोई ऐसा अल्टरेशन, कोई ऐसा चेंज जिससे उस चेक के पेमेंट होने की तिथि या तो और नजदीक आ जाए या तो और ज्यादा बढ़ जाए, यानी पेमेंट या तो और जल्दी होने की कंडीशन बन जाए या तो पेमेंट और ज्यादा डिले हो जाए, अगर ऐसा कोई चेंज किया गया है तो मटेरियल अल्टरेशन कहलाता है। जैसे डेट में अगर आप चेंज कर देंगे तो पेमेंट डिले भी हो जाएगा और पेमेंट पहले भी हो सकता है, तो ये आपका मटेरियल अल्टरेशन कहलाएगा। या मटेरियल अल्टरेशन हम उसको भी कहते हैं जिससे उसमें जो पेमेंट या उस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे जो बात लिखी गई है उसकी लीगल लैंग्वेज में चेंज आ जाए, उसकी लीगल भाषा में अगर कोई परिवर्तन आ जाता है, तो ऐसे चेंज को हम मटेरियल अल्टरेशन कहते हैं। मटेरियल अल्टरेशन किसी भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पेमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मटेरियल अल्टरेशन को अगर नेग्लेक्ट किया गया और पेमेंट किया गया तो बैंकों की लायबिलिटी बन जाती है कि वो कंपनसेट करेंगे अगर कोई डैमेज हुआ है पार्टी को। तो क्लियर हो गई इतनी बात? तो मटेरियल अल्टरेशन क्या है? दो बातें आपको याद रखनी है मटेरियल अल्टरेशन में, कि एक ऐसा अल्टरेशन जिससे पेमेंट या तो पहले हो जाए या तो डिले हो जाए, वो मटेरियल अल्टरेशन कहलाएगा। मटेरियल अल्टरेशन वो भी कहलाता है अगर आप उसकी पूरी लीगल लैंग्वेज में हुई जो है परिवर्तन आ गया है, कोई चेंज आ गया है, तो उसे मटेरियल अल्टरेशन कहते हैं। जैसे मटेरियल अल्टरेशन में क्या क्या होगा? चेक पे जो डेट पड़ी होती है वो मटेरियल अल्टरेशन के अंतर्गत आता है, अगर उसे परिवर्तन किया गया तो मटेरियल अल्टरेशन के अंतर्गत आता है। अमाउंट पे अगर किसी प्रकार का छेड़छाड़ किया गया, अमाउंट अगर चेंज किया गया तो मटेरियल अल्टरेशन के अंतर्गत आता है। या अगर जो सिग्नेचर है उसमें कोई छेड़छाड़ हुई है, सिग्नेचर में कोई परिवर्तन किया गया है या काट पीट के कई बार सिग्नेचर किया गया है, तो ये मटेरियल अल्टरेशन के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन ऑर्डर चेक को पेई चेक को ऑर्डर चेक बनाने को मटेरियल अल्टरेशन नहीं कहा जाता है। बाकी इसके पहले के जो मैंने आपको बताया वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं भैया? मटेरियल अल्टरेशन कहलाते हैं। या इंडोर्समेंट में कोई परिवर्तन किया जाए तो ये मटेरियल
अल्टरेशन कहलाता है। तो अभी तक हमने जाना मटेरियल अल्टरेशन होता क्या है, मटेरियल अल्टरेशन से क्या प्रभाव पड़ता है, और मटेरियल अल्टरेशन किन किन चीजों को माना जाता है। क्या मटेरियल अल्टरेशन को वैलिड किया जा सकता है? बिल्कुल, अगर ड्रॉर ने उसको वेरीफाई कर दिया। जैसे मान लेते हैं कि डेट में परिवर्तन किया गया और डेट में चेंज करना एक मटेरियल अल्टरेशन है। डेट में परिवर्तन किया गया लेकिन ड्रॉर ने अगर उसे वेरीफाई कर दिया है, उसे सिग्नेचर कर दिया है कि भैया ये डेट में जो चेंज हुआ है वो मेरी जानकारी में है, मेरे कंसेंट में ये चेंज किया गया है, तो वो फिर मटेरियल अल्टरेशन वैलिड माना जाता है। अब मटेरियल अल्टरेशन अगर किसी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हुआ है, जैसे हम एग्जांपल में चेक को ले रहे हैं, अगर चेक में मटेरियल अल्टरेशन हुआ है तो इसको प्रूव करने की जिम्मेदारी उस पर्टिकुलर पार्टी पर होती है। बैंक पर ये जिम्मेदारी नहीं होती है, बल्कि जो चेक को प्रेजेंट कर रहा है उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि इसमें मटेरियल अल्टरेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो मटेरियल अल्टरेशन क्या है ये बात क्लियर हो गई, प्रूव करने की जिम्मेदारी किसको दी जाती है ये बात क्लियर हो गई। अब मटेरियल अल्टरेशन अगर ऐसा किया गया है जो नेकेड आई से देखा नहीं जा सकता, जैसे क्रॉस चेक था, पहले उसके क्रॉस को हटाया गया, क्लियर है, ये भी मटेरियल अल्टरेशन के अंतर्गत आता है, लेकिन इस तरीके से हटाया गया या सिग्नेचर में इस तरीके से चेंज किया गया है कि उसको सामान्य तरीके से बैंक अगर नेकेड आई से देखे तो उसे पता नहीं चल पाएगा। एक शब्द आपको और याद रखना चाहिए, अपेरेंट टेन्योर। अपेरेंट टेन्योर क्या होता है कि चेक पर जो भी चीजें लिखी गई हैं उनके अनुसार यदि चेक पर जो भी कुछ लिखा गया है उसे हम अपेरेंट टेन्योर मान के चलते हैं, जो हमें उसके फेस पर दिख रहा है, और अगर उसके अनुसार ही हमने पेमेंट किया है तो अपेरेंट टेन्योर के अकॉर्डिंग पेमेंट माना जाता है। बैंक ने अगर गुड फेथ में किया है तो बैंक को इसमें प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो अगर मान लेते हैं कि किसी चेक में कोई चेंज किया गया, जैसे डेट में कोई परिवर्तन किया गया, लेकिन इस तरीके से परिवर्तन किया गया है कि उसको नेकेड आई से या सामान्य तरीके से देखने से पता नहीं चलेगा, क्लियर है, जब तक कि आप उसको ऐसी किसी किरणों में या रेज में ले जाके नहीं देखेंगे जिनसे उनको देखा जा सकता है, जिसको हम अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं, उनमें अगर आप नहीं ले जाके देखेंगे तो दिखाई नहीं देगा, सामान्य तरीके से आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे अल्टरेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो बैंकों की जिम्मेदारी होती है भैया कि अपेरेंट टेन्योर के अकॉर्डिंग बैंक को पेमेंट करना होगा, पेमेंट को रोकेंगे नहीं। अगर अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है तो बैंकों ने देखा कि उसमें कुछ दिख नहीं रहा था तो बैंक ने पेमेंट कर दिया। अब बैंक ने गुड फेथ में पेमेंट किया और अगर वो सामान्य तरीके से देखने पर नहीं दिख रहा है तो बैंकों को प्रोटेक्शन दिया जाता है, क्लियर है। सेक्शन 89 इसी की चर्चा करता है। अब ये जो मटेरियल अल्टरेशन है उसकी चर्चा सेक्शन 87, मटेरियल अल्टरेशन से संबंधित जो अभी मैंने आपको बताया कि बैंकों को प्रोटेक्शन मिलेगा, सेक्शन 89, इसको एक बार निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में देख लेते हैं, क्लियर है। तो मैंने आपको बताया भैया कि अगर आपको कोई भी चीज बहुत आपको पढ़नी है, अगर अधिनियम आपको देखना है और अधिनियम आपको सही जगह से देखना चाहिए, कहीं किसी भी वेबसाइट से आपको अधिनियम नहीं देखना चाहिए, तो आपको इंडिया कोड पर आना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, मैंने पहले भी इसके बारे में आपसे चर्चा की है। बीआरबीएल में इसकी जरूरत आपको बहुत ज्यादा पढ़ने वाली है ना, जब भी आप कुछ चेक करना चाहें। वैसे मैंने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर आपसे पीछे कई सारी चर्चा की हुई है, तो यहां निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। पहले मैंने ये ओपन करके आपको दिखाया, चले नहीं दिख नहीं रहा है तो एक बार सर्च कर लेते हैं। आ गया। आपको कुछ नहीं करना है बाबू, खाली एनआई एक्ट लिखिए, क्लियर है, एनआई एक्ट। अगर आपको ईयर याद है तो अच्छी बात है, अगर ईयर नहीं, जैसे 1881 का ये अधिनियम है, अगर आपको ईयर याद है तो अच्छी बात है, नहीं ईयर याद है तो कोई बात नहीं। 1881 का ये एक्ट है, साथ में आपको बस जोड़ देना है इंडिया कोड, क्लियर है, क्या ऐड करना है, इंडिया कोड। ये पेज आपको ओपन करना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, पीडीएफ वाला पेज हमें ओपन नहीं करना है, हमें इंडिया कोड का हैंडल पेज हैंडल पेज ओपन करना है एनआई एक्ट का। हमेशा याद रखिएगा जब हैंडल पेज ओपन नहीं हो रहा तो ही हम पीडीएफ पेज ओपन करेंगे, क्योंकि पीडीएफ में हमें ढूंढना बहुत पड़ता है, पूरा सर्च करना पड़ेगा, जबकि इसमें आपको सेक्शन वाइज सारी चीजें दिखाई देंगी। ठीक है जी, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं सेक्शन 87 और सेक्शन 89 पर। चलिए एक एक करके यहां पर देखते चलते हैं, ठीक है। प्रिजम्पशंस भी तैयार करके जाइएगा कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के मामले में प्रिजम्पशंस क्या क्या हैं। देखो 87 है, सेक्शन 87, इफेक्ट ऑफ मटेरियल अल्टरेशन। मटेरियल अल्टरेशन का इफेक्ट क्या होता है, आप यहां क्लिक करेंगे आपको दिखाई देगा, एनी मटेरियल अल्टरेशन ऑफ अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रेंडर्स द सेम वाइड एज अगेंस्ट एनीवन हु इज पार्टी देयरटू एट द टाइम ऑफ मेकिंग सच अल्टरेशन एंड डज नॉट कंसेंट देयरटू। तो कोई भी मटेरियल अल्टरेशन किसी भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में वाइड माना जाता है अगर जिसने उसको जारी किया था उस व्यक्ति का उसमें कंसेंट नहीं है। तो बिना कंसेंट के अगर किसी भी प्रकार का चेंज किया गया है तो वाइड माना जाएगा, अनलेस इट वाज मेड इन ऑर्डर टू कैरी आउट द कॉमन इंटेंशन ऑफ द ओरिजिनल पार्टीज। अल्टरेशन बाय इंडोर्सी, अगर इंडोर्सी कोई अल्टरेशन कर रहा है तो उसकी लायबिलिटी उसी पर मानी जाती है भैया कि आपने जो है अल्टरेशन किया, आप इसको प्रूव करेंगे। एंड एनी सच अल्टरेशन इफ मेड बाय एन इंडोर्सी डिस्चार्ज हिज इंडोर्सर्स फ्रॉम ऑल लायबिलिटी टू हिम इन रिस्पेक्ट द कंसिडरेशन देयरटू। तो अगर इंडोर्सी ने कोई मटेरियल अल्टरेशन किया है तो जो इंडोर्सर्स था वो अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज माना जाएगा, क्लियर है कि अगर किसी कंसिडरेशन में चेक लिया गया तो वो अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज माना जाएगा यदि अल्टरेशन किसी इंडोर्सी ने किया है, क्लियर है इतनी बात भैया।
अब आते हैं द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन आर सब्जेक्ट टू दोज ऑफ सेक्शन 20, सेक्शन 49, सेक्शन 86 और सेक्शन 1 to 5। क्लियर है? चलिए अब एक एक करके इस पर बातचीत करते चलते हैं। तो हम लोगों ने भी सेक्शन 89 को देखा था, सेक्शन 87। सेक्शन 89 बात करता है कि अगर आप गुड फेथ में पेमेंट करते हो, क्लियर है, बैंक अगर गुड फेथ में पेमेंट करता है तो उस केस में उसको क्या कहा जाएगा, उसको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। पेमेंट इन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑन विच अल्टरेशन इज नॉट अपेरेंट, अगर आपने कोई पेमेंट किया, इंस्ट्रूमेंट पे अल्टरेशन हुआ था लेकिन वो अपेरेंट नहीं है, वो ऐसे नंगी आंखों से देखने पे नहीं दिखाई देगा, तो बैंकों को, और बैंक ने अगर गुड फेथ में पेमेंट कर दिया, चेक के अनुसार बैंक ने पेमेंट कर दिया है, अल्टरेशन दिखाई ही नहीं दे रहा था, तो बैंकों को प्रोटेक्शन दिया जाता है। क्लियर है? इस पर हम एक केस लॉ भी कर चुके हैं। यहां पर देखिए, वेयर एंड प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक हैज बीन मटेरियली अल्टर्ड बट डज नॉट अपीयर टू हैव बीन सो अल्टर्ड। तो अगर कोई प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक अल्टर किया गया है लेकिन वो देखने पर नहीं लग रहा कि इसको अल्टरेशन इसमें किया गया है, वेयर अ चेक इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट व्हिच डज नॉट एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन अपीयर टू बी क्रॉस्ड और टू हैव हैड अ क्रॉसिंग व्हिच हैज बीन obligated payment thereby a person or banker liable to pay and paying the same according to the apparent tenure thereof at the time of payment and otherwise in due course shall discharge such person or banker from all liability thereon and such payment shall not be questioned by reason of the instrument having been altered or check the cross। जैसे यहां पर चेक का लिखा गया कि अगर कोई चेक प्रेजेंट किया गया, वो चेक जो है क्रॉस किया गया था या क्रॉसिंग को हटाया गया है और वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो ऐसे सामान्य तरीके से नहीं दिख रहा है और बैंक ने अपरेंट टेन्योर के अकॉर्डिंग पेमेंट कर दिया है, तो बैंक या बैंकर, जो बैंकर है या जो पर्सन है जिसने पेमेंट किया है, वो अपनी सारी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज माना जाएगा कि भाई उसने पेमेंट कर दिया क्योंकि वो दिख नहीं रहा था। आप आगे इस बात पर कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकते हो कि उस चेक को अल्टर किया गया था या क्रॉस किया गया था या नहीं किया गया था, क्योंकि वो दिख नहीं रहा था। ठीक है, यही बात इलेक्ट्रॉनिक इमेज के बारे में भी लागू होती है। यहां तक की चर्चा क्लियर हो गई है भैया? चलिए अब आते हैं कुछ और सेक्शंस हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ये दो सेक्शन वैसे पर्याप्त है आपके लिए। हाँ, ये दो सेक्शन पर्याप्त है, सेक्शन 87, सेक्शन 89, ये बात क्लियर हो गई। मटेरियल अल्टरेशन क्या है, ये बात क्लियर हो गई है। अब आते हैं आज के केस लॉ की तरफ। आज का केस लॉ क्या बात करता है, इसकी एक बार चर्चा कर लेते हैं। एक सेकंड का समय दीजिएगा, एक सेकंड का टाइम देना भैया जरा। चलिए अब आज के केस लॉ पर हम चर्चा कर लेते हैं। केस लॉ जो आपका आज का है वो तंजौर परमानेंट बैंक का है और रंगाचारी जी के बीच का है मामला। आर रंगाचारी, एसआर रंगाचारी जिनका नाम था। अब क्या है बात समझते हैं। ये जो एसआर रंगाचारी, मैं पहले पूरा केस लॉ आपको बता देता हूं, फिर आगे इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये जो एसआर रंगाचारी हैं, इन्होंने क्या किया था, जो तंजौर परमानेंट बैंक है इससे ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मांगी, 16,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मांगी। तंजौर बैंक ने ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे दी और बैंक के मैनेजर ने कहा कि भैया ठीक है, आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिल रही है, लेकिन मुझे अपना सिग्नेचर किया हुआ 3 ब्लैंक चेक दे दीजिए। क्लियर है? जो रंगराजन साहब है उन्होंने 3 ब्लैंक चेक दे दिया सिग्नेचर करके। अब उस 3 ब्लैंक चेक में से एक ब्लैंक चेक का उपयोग किया गया था, वही 16,000 रुपए का जो एडवांस है उसको विड्रॉ करने के लिए। बाकी 2 चेक का उपयोग नहीं किया गया, सिग्नेचर दोनों चेक पर था। आगे जाके उन दोनों चेक का इस्तेमाल करके कुछ पेमेंट निकाला गया। एक 4200 या 4600 का पेमेंट था, कुछ और रुपए का पेमेंट था। अभी पीपीटी में अमाउंट होगा, अमाउंट मुझे क्लियरली याद नहीं आ रहा है। तो 2 अमाउंट निकाले गए। अब 2 अमाउंट जब निकाले गए तो आउटस्टैंडिंग शो हो रहा है आपके ओवरड्राफ्ट में। क्लियर है? अब जब कस्टमर को ये बात पता चली तो कस्टमर ने कहा नहीं भैया, मैंने इन 2 चेक का उपयोग नहीं किया है, मैंने और इसके अलावा कोई विड्रॉल नहीं किया है। ये ओवरड्राफ्ट में जो आप आउटस्टैंडिंग बता रहे हैं इसमें मैंने कोई विड्रॉल नहीं किया, ये आउटस्टैंडिंग का पेमेंट मैं नहीं करूंगा। जब इस पर जांच हुई तो ये पता चला कि उस बैंक का क्लर्क जो है वो इसमें इन्वॉल्व था, अकाउंटेंट इसमें इन्वॉल्व था। बेसिकली उसने क्या किया था, उस जो दोनों चेक पे सिग्नेचर हुआ था उसमें पेई के रूप में उसी बैंक के 2 क्लर्क के नाम पर जारी कर दिया वो चेक और वहां से पेमेंट कर लिया गया। तो पेई वही बैंक के ही 2 क्लर्क थे, दोनों को जारी किया गया। पे के रूप में वो बैंक को प्रेजेंट करते हैं, बैंक उनका पेमेंट कर देता है, सिग्नेचर था ही। क्लियर है? अब जब कोर्ट के पास पहुंचा तो कोर्ट ने क्लियरली ये बात देखी कि इस चेक में अल्टरेशन किया गया है। क्लियर है? इस चेक में सिग्नेचर केवल सही है, बाकी जो अमाउंट वगैरह है वो इन्होंने लिखा नहीं है, वो इनकी कंसेंट भी नहीं थी। परिवर्तन करके चेक को डाला गया है और उससे कैश निकाला गया है। बैंकों की नेग्लिजेंस है, बैंक ने नेग्लिजेंस किया है, इसमें पेमेंट किया है बैंक ने। बैंक इसके लिए लायबल है, बैंक डैमेज को पे करेगा, रंगराजन साहब को पेमेंट किया जाएगा। तो अगर बैंकों का नेग्लिजेंस प्रूव हो जाता है तो बैंक वहां पर लायबल बनते हैं। अब इसको केस को पढ़िए भैया, एक एक करके एक लाइन को ध्यान समझिएगा। तंजौर परमानेंट बैंक वर्सेस रंगाचारी, क्या, हाँ रंगाचारी का केस है ये, एसआर रंगाचारी। क्या है, रंगाचारी वॉज अ बैंक कस्टमर, रंगाचारी एक बैंक कस्टमर थे। उन्होंने रिक्वेस्ट किया बैंक से कि हमें 16,000 रुपए का क्या चाहिए भैया, ओवरड्राफ्ट चाहिए। वाइल सैंक्शनिंग द ओवरड्राफ्ट,
जब सैंक्शन कर रहा था ओवरड्राफ्ट, तो जो मैनेजर है बैंक का उसने मिस्टर रंगाचारी से कहा कि सेंड 3 ब्लैंक साइन चेक ऑफ विच ओनली 1 यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ Rs 16,000। तो कहा गया भैया आप हमें 3 ब्लैंक चेक साइन करके भेज दीजिए। उन्होंने दे भी दिया, जिसमें से केवल एक चेक का जो है इस्तेमाल किया गया था ये 16,000 रुपए विड्रॉ करने के लिए। द अदर 2 वर एलिजिबली फाइल्ड बाय द अकाउंटेंट ऑफ द बैंक फॉर Rs 7,600 एंड रुपीज 4,200। तो 2 चेक, जो बाकी के 2 चेक थे, जो उस बैंक का अकाउंटेंट था उसने एलिजिबली उस चेक पे साइन, उसको क्या किया, 2 क्लर्क का नाम लिखा और अमाउंट लिखा 7600 रुपए और 4200 रुपए का, और उसको कैश करा दिया। यहां पर देखिए 2 जो बैंक के चेक थे उन्हीं को बैंक के जो क्लर्क थे उन्हीं को पे बनाया और इसका पेमेंट ले लिया। The main point in this case was that in both the cash check there were alterations that were apparent and visible, but the bank paid the check। यहां मेन पॉइंट क्या आया कि उन दोनों चेक में क्लियर था कि अल्टरेशन किया गया है, वो अल्टरेशन अपेरेंट भी है, दिखाई भी दे रहा है, विजिबल है, लेकिन बैंक ने इसके बावजूद पेमेंट किया। द बैंक डिमांडेड द अमाउंट ऑफ द डेबिट बैलेंस आउटस्टैंडिंग इन हिज ओवरड्राफ्ट अकाउंट। अब बैंक क्या कर रहा है कि भैया ये जो आपका 7200 रुपए और 4600 रुपए का जो है आपका जो चेक निकला हुआ 7600 रुपए और 4200 रुपए का जो आपने पेमेंट किया, ये आपके ओवरड्राफ्ट अकाउंट में आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है, ये डेबिट किया गया, इसका पेमेंट करिए हमें। एंड ऑन हिज रिफ्यूजल, जब मिस्टर रंगाचारी ने रिफ्यूज कर दिया, स्टेटिंग दैट, क्या उन्होंने कहा कि ही हैड नॉट विड्रॉन द अमाउंट शूड हिम फॉर रिकवरी। उन्होंने कहा कि भैया हमने ये कोई भी जो है विड्रॉल नहीं किया, रिकवरी के लिए मुकदमा हुआ। The court held that since the material alteration on both the checks were visible and since they were not authenticated by the drawer's initials या signature, कोर्ट ने क्या देखा कि मटेरियल अल्टरेशन किया गया है दोनों ही चेक पर, जो कि क्लियरली विजिबल भी है, और ये ऑथेंटिकेटेड नहीं है ड्रॉर के सिग्नेचर के माध्यम, उसके इनिशियल से सिग्नेचर से ऑथेंटिकेटेड नहीं है। द पेमेंट मेड बाय द बैंक वाज नॉट अकॉर्डिंग to the apparent tenure of the instrument, as such bank cannot claim protection under section 89। क्योंकि section 89 हम लोगों ने पीछे पढ़ा, section 89 ये कहता है कि अगर अल्टरेशन किया गया है लेकिन अल्टरेशन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, apparent tenure पर वो नहीं है, वो विजिबल नहीं है, तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। इसलिए बैंक चूंकि वहां पर विजिबल हो रहा है, दिख रहा है, उसने कोई अमाउंट नहीं लिखा है, अपनी तरफ से कुछ लिखा हुआ नहीं है, परिवर्तन किया गया, अल्टरेशन विजिबल है, तो और अब ये बैंकों का नेग्लिजेंस यहां पर प्रूव हो रहा है, तो बैंक प्रोटेक्शन सेक्शन 89 के अंतर्गत नहीं मांग सकता है, बैंक को डैमेज पे करना पड़ेगा। ये कोर्ट का डिसीजन आया था। क्लियर है भैया ये बात? तो ये था आपका आज का केस लॉ, तंजौर परमानेंट बैंक वर्सेस SR रंगाचारी का ये केस था। इस केस लॉ को हम लोगों ने विधिवत समझा। किससे संबंधित है ये केस लॉ? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में मटेरियल अल्टरेशन से संबंधित है। सेक्शन 87 विधिवत पढ़ा हम लोगों ने, सेक्शन 89 को ठीक से देखा। 87 मटेरियल अल्टरेशन का क्या इंपैक्ट पड़ता है इसकी बात करता है। सेक्शन 89 बात करता है कि बैंक अगर अपैरेंट टेन्योर के अनुसार पेमेंट कर रहे हैं, उसमें अल्टरेशन है लेकिन वो दिख नहीं रहा है, तो बैंकों को इस पे प्रोटेक्शन दिया जाता है। ठीक है जितनी बात, तो फिर आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं मित्रों। कल जब हमारी मुलाकात होगी तो कुछ और हम चर्चा करेंगे। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर 1-2 और चेक है, केस लॉ है जो इंपॉर्टेंट है, उस पर हम आगे अभी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं बाबू। सीआईबी महापैक के विषय में मैं आपको लगातार जानकारी देता रहता हूं। महापैक आपके लिए एक ऐसा पैक है जिसमें आपको हमारे सारे रनिंग 20 से ज्यादा रनिंग बैचेस जिनका एक्सेस आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन पर मिल जाएगा। कोई भी सब्सक्रिप्शन आप करेंगे, क्लियर है, कोई भी एक सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ्स, आपको जितने भी रनिंग बैचेस उनका एक्सेस मिल जाता है। जितने अपकमिंग पेड बैचेस होते हैं उनका भी एक्सेस इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। साथ ही साथ इसमें इलेक्टिव पेपर की क्लासेस आपको फ्री मिलती हैं। क्लियर है? इलेक्टिव पेपर्स आपको महापैक में, तीनों ही महापैक में कोई भी आप लेंगे आपको इलेक्टिव पेपर्स की क्लास फ्री मिलेगी। क्लियर है? इलेक्टिव पेपर हम आपको कौन कौन से उपलब्ध कराते हैं? इलेक्टिव पेपर में रूरल बैंकिंग है जो आप ले सकते हैं हमारे पास, रूरल बैंकिंग है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, सेंट्रल बैंकिंग है, और रिस्क मैनेजमेंट है। क्लियर है? 5 सब्जेक्ट आपको मिलते हैं सीआईबी में इलेक्टिव पेपर के रूप में, 4 हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। रिस्क मैनेजमेंट है, ठीक है, ये महापैक में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इनके अलावा क्रैश कोर्स बहुत जल्दी हम आपके लिए लॉन्च करने वाले हैं। क्रैश कोर्स, ये जो बैच है खैर क्रैश कोर्स प्लस एमसीक्यू बैच, इसमें आपको एमसीक्यू और आपकी थ्योरी की क्लासेस दोनों मिलेंगे, यानी एक सिंगल बैच में आपको ये दोनों चीजें मिल जाएंगी। अगर आप महापैक लेते हैं तो ये बैच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसके अलावा सीआईबी एमसीक्यू बैच अभी चल रहा है। सीआईबी का क्रैश कोर्स हम अलग से लाएंगे फास्ट ट्रैक नाम से। अगर आप फास्ट ट्रैक बैच लेते हैं तो इसमें आपको पूरा सिलेबस कवर होते हुए दिखाई देगा थ्योरी के फॉर्म में, लेकिन अगर आप एमसीक्यू बैच लेते हैं तो एमसीक्यू के थ्रू कवर होगा। अगर आप
CIB क्रैश कोर्स प्लस MCQ बैच लेते हैं तो इसमें थ्योरी वाली क्लासेस आपको लाइव मिलेंगी, MCQ की क्लासेस भी आपको इसमें मिलेंगी रिकॉर्डेड मोड में। और अगर आप महापैक ले लेते हैं तो महापैक में ये सारी क्लासेस आपको एक साथ मिल जाती हैं एक ही सिंगल सब्सक्रिप्शन में। कुछ भी और आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर QR कोड को स्कैन करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं, या आप टेलीग्राम पर सिंपली सर्च करें आशीष सर JIB CIB एग्जाम, आप इस माध्यम से जुड़ सकते हैं। BRBL में आपका कोई सवाल है या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे चर्चा कर सकते हैं। मैं इस ग्रुप पर लगातार बना रहता हूं, चाहे तो QR कोड स्कैन करके जुड़ जाइए, चाहे तो आप टाइप करिए, सिंपल तरीके से सर्च करिए आशीष सर JIB CIB एग्जाम्स, आप इस माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं, मिलते हैं कल की मुलाकात में एक नए केस लॉ के साथ। अभी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर एक केस मैं और डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतने, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स सर।